नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। हम लोग एमसीक्यू की इस प्रैक्टिस सेशन में देख रहे हैं कि पीसीएस मंत्रा का जो प्रैक्टिस सेट है आरओ को लेकर के जो टारगेटेड है जनरली 2023 बैच को लेकर के। कहने का सेंस है चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो चाहे आरओ हो, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ क्वेश्चंस अपने फर्स्ट वाले सेशन में देख लिए थे, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग अपने इस सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, मेरा इस चैनल का लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना ये पहला प्रश्न। 1 सेकेंड, क्या है भाई ये? ओके। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित स्टेटमेंट नहीं है? प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट या सूर्य शतक, मयूर या मयूर शतक, जयसेन। आपको बताने इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की है, हर्षचरित्र भी बाणभट्ट की है और सूर्य शतक ये मयूर की है। वहीं पे अगर लेकिन मैं बात करूं मयूर शतक, तो ये मयूर शतक किसकी है? सूर्य जयसेन की नहीं है मेरे दोस्त। मयूर शतक ये है ओवरऑल, मयूर शतक और सूर्य शतक ये दोनों जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? ये मयूर की हैं। और ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ये वाला, मतलब ये आपका गलत है, तो डी आपका राइट ऑप्शन होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मयूर शतक और सूर्य शतक ये दोनों के दोनों किसके दरबारी थे? हर्ष के दरबारी थे। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये हर्ष के दरबारी कवि रहे हैं। ठीक है? या हाँ, दरबारी कवि के साथ साथ में आप देखेंगे तो ये विद्वान भी रहे हैं। ओके, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर की पहाड़ियों पे नहीं करवाया था? सुदामा गुफा, कर्ण चौपार, लोमश ऋषि या विश्व झोपड़ी। तो एक चीज़ आपको मेरे दोस्त पता है कि अशोक के 4 गुफा और इसका जो पौत्र था दशरथ, इसने ओवरऑल 3 गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक, ये 3 गुफाओं का इसने निर्माण करवाया था। और जो अशोक ने निर्माण करवाया वो कौन कौन सा था? तो आपको पता है मेरे दोस्त कि वो सुदामा है, विश्व झोपड़ी है, कर्ण चौपार है। ये तीनों ऑलरेडी हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो लोमस वाला नहीं है, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? वहीं पे अगर मैं उसके पौत्र की बात करूं दशरथ की, तो उसका जो पौत्र अशोक का दशरथ है उसने नागार्जुनी पहाड़ी में लोमस ऋषि वाले गुफा का निर्माण करवाया था। क्लियर? जो कि ओवरऑल अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किया। तो ये किसने करवाया था? उसका पौत्र दशरथ ने करवाया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का प्रधान कर या मयूकों को इस एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, विविता, रज्जु या हिरण्य। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि बलि एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, और बलि क्या था? ये एक धार्मिक कर था। ठीक, बलि ये एक धार्मिक कर है। वहीं पे अगर मैं रज्जु की बात करूं तो ये भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर है। ओके, वहीं पे अगर मैं बात करूं विविध की, तो ये चारागाह है, चारागाह कर है। और हिरण्य ये कैश टैक्स था, यानी नगद, ये नगद कर था जो अनाज के रूप में न दे करके नगद रूप में लिया जाता था। किसके रूप में? अनाज के रूप में
ना लेकर के नगद के रूप में दिया जाता था। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के प्रचलन को लागू किया था? शक तथा पार्थियन, कुषाण, शक एवं कुषाण एवं डेमेट्रियस। तो मेरे दोस्त आपको पता है ये जनरली क्वेश्चन है कि ओवरऑल शासकों ने प्रांत में द्वैत शासन की प्रणाली को किसने किया था? वो कुषाणों ने किया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शतमान सिक्के किस धातु में ढाले जाते थे? सोना, तांबा, चांदी या शीशा। तो अगर मैं मेरे दो सिक्कों को लेकर के मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए गए हैं वो किसने किए थे? सोने के। तो ये इंडो ग्रीक ने किया था। इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे, यानी फर्स्ट जारी किए थे। वहीं पे अगर मैं शुद्ध की बात करूं कि शुद्धतम के रूप में कौन से सिक्के सबसे ज़्यादा अच्छे रहे हैं, तो शुद्ध रहे हैं कुषाणों के। कुषाणों के सिक्के सबसे ज़्यादा शुद्ध रहे हैं। वहीं पे अगर मैं नंबर में सर्वाधिक की बात करूं कि नंबर में सर्वाधिक किसके रहे हैं, सर्वाधिक की, तो सर्वाधिक में या मैं यूं कहूं सर्वाधिक सिक्के हैं गुप्ता के। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन है बी इज़ द राइट ऑप्शन। चांदी के सिक्कों को शतमान कहा जाता था। वहीं पे तांबे के जो सिक्के हैं, इन तांबे के सिक्कों को ये भी आपको पता होगा कि इन्हें काकनी कहा जाता था। ठीक है, वहीं शीशे के सिक्के को, शीशे और पुटीन के सिक्के होते थे, वहीं शीशे के सिक्कों में ये इन सिक्कों को करशार्पण भी कहा जाता था, लेकिन एक करशार्पण सिक्का होता था। मैं आपको लिख दूं, उन सारे सिक्कों को लगभग एक तरीके से करशार्पण कहा जाता था। करशार्पण, करशार्पण सिक्कों में आपका सोना, चांदी, तांबा, रांगा, और सीसा। ओके, सो इतने हमें देखने को मिलते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, किस स्थापना कहाँ पे करवाया गया है? क्वेश्चन नंबर 31। तो मेरे दोस्त महेंद्रादित्य यानी कुमार गुप्त की जो उपाधि है वो महेंद्रादित्य है। और चूँकि यहाँ पे कुमारदित्य कहीं दिया नहीं है तो हमें पता है किसने कराया है? कुमार गुप्त ने करवाया था। ठीक, और कुमार गुप्त की ये क्या है? टाइटल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, शोर मंदिर, धर्मराज रथ या लिंगराज मंदिर। सो मेरे दोस्त शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, ये बात आपको पता होना चाहिए था। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया है। वहीं पे जो राज सिंह शैली है ये प्रथम उदाहरण माना जाता है। वहीं कैलाशनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कांची में स्थित है। मैं लिख दूं वरना आप सोचेंगे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ये कांची में स्थित है। वहीं शोर मंदिर ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम में स्थित है। साथ ही में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इनके पल्लव कालीन की जो मंदिर रही है उनकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा बेहतर के तौर पर माना जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कौन सा संबंधित नहीं है मेरे दोस्त, तो आपका लिंगराज मंदिर संबंधित नहीं है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? कमेंट करिएगा, कमेंट करने से अच्छा मैं खुद बता दूँ। लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ में देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अब हम थोड़ा सा ओके, चलिए
निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंडा उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था, या नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है, या परमेश्वर वर्मन प्रथम ने किया है, या नंदी वर्मन द्वितीय ने किया? तो मेरे दोस्त आपको पता होगा कि चालुक्य शासक ऑलरेडी चालुक्य शासक जो पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके उसने अपनी राजधानी को पतापी पर अधिकार करने के पश्चात में नरसिंह वर्मन प्रथम ने पतापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। साथ ही में महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही शत्रुमल या परमेश्वर प्रथम या एकमल तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अमित्रमल्ल की उपाधि धारण की है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन इज द राइट ऑप्शन। महेंद्र वर्मन में किसको पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय। ओके, पुलकेशन द्वितीय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मेरे दोस्त आपको पता है पल्लव वंश का अंतिम शासक, मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला गुफा कौन है? नासिक गुफा, पीतलखेड़ा, एलोरा या अजंता? आप सबको पता है कि जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित आपको मूर्तियाँ या नक्काशी या आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। वहीं पे जो गुफा संख्या 1 से 12 है वो बौद्ध को है, वहीं 13 से जो 29 तक है वो हिंदुओं को है, और 30 से जो 34 है वो किससे संबंधित है? जैनों से संबंधित है। क्लियर? वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं 1 से 12 तो ये किसको है? ये है बौद्ध को। साथ ही में 13 से 29 हिंदुओं को है, और वहीं 30 से 34 ये किसको जाता है? जैन को जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार लगभग पूछा गया है। उत्तर रामचरितम के रचयिता आप सभी को पता है कि भवभूति है। ठीक, अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? ओवरऑल 30 क्वेश्चन है। जयचंद के द्वारा, मल्लिकों के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा या खोखोरों के द्वारा? तो आपको पता है कि मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए खोखोरों के द्वारा मारा गया था, वहीं पर उसकी पराजय हुई थी। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में दफनाया गया है, या इस्लामाबाद में दफनाया गया है, रावलपिंडी में दफनाया गया है, या दिल्ली में दफनाया गया है? सो मेरे दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसके मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया है? लाहौर में। आपको मैं बता दूं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ओवरऑल इसने 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली थी। गुलाम वंश की नींव डाली थी, और गुलाम वंश की नींव में ये ओवरऑल किस वंश का है? तो ये दिल्ली सल्तनत का है। कहाँ का है? दिल्ली सल्तनत का है। दिल्ली सल्तनत में आपको 5 वंश देखने को मिलेंगे। एक है गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम खिलजी के बाद तुगलक आएगा, सॉरी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, मैं इसको भी मिटा दूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, 1 सेकेंड, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 वंश आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे? दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेंगे। कब से लेकर के? तो 1206 से लेकर के और 1526 तक। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्लियर? तो उसके बाद में से कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन, और इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बलबन का जन्म
तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी में हुआ है, गुज में हुआ है, क्या कहते हैं खिफाई में हुआ या करलुग में हुआ है? तो आपको पता है मेरे दोस्त कि इलवरी वंश का या इलवरी संप्रदाय का व्यक्ति था बलबन, हालांकि इसका उत्तराधिकारी भी रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सो मैं इसे एक बार हैशटैग कर दे रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर अहमद शाह या अली आदिल शाह? तो आपको पता है कि दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दक्कन को भेजा था वो कोई और नहीं था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, यानी ए इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपसे बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल के लिए जाना जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट परिवर्तन उसने किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था को बेहतर किया था, सैन्य व्यवस्था के साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को और बेहतर किया है। क्लियर। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक सेकंड, मैं पानी पी लूँ। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया है? ठीक। ऑप्शन के तौर पर क्या है? मुबारक शाह खिलजी है, मोहम्मद तुगलक है, खुजरो शाह है या इनमें से कोई नहीं है। आपको ये भी पता है और नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो खुजरो शाह होगा। क्लियर। जो खुजरो है ये मलिक नसीरुद्दीन खुजरो शाह के नाम से सुल्तान बना था, क्योंकि सबसे खास बात क्या है कि इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि तो धारण की थी, साथ ही साथ में मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री भी बनाया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है हमारा, ये क्या प्रॉब्लम भाई आ रहा है बार बार यूएसबी में? एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, मैं एक बार चेक कर लूँ कि यूएसबी में क्या इशू आ गया है। कुछ टेक्निकल इशू नहीं था, बस यूएसबी थोड़ा सा ढीला हो गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मसाहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मसाहत आपको पता है कि ये भूमि की एक पैमाइश हुआ करती थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है। मतलब भूमि पैमाइश के आधार पर जो हमारे यहाँ बंदोबस्त मसाहत कहलाता था, इसमें प्रति इकाई विसवा को आधार बनाया गया था तथा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। क्लियर। मैं लिख दूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है। भूमि पैमाइश है ये। भूमि पैमाइश किस पे है? विश्वा में है। ठीक। और इसे एक्सेप्ट किसने किया था? ए के एच अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है, आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। ओके, दिस इज़ द और नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आमिर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? रायकरण, देवल रानी, खिज्र खान या अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 43 का सी इज़ द राइट ऑप्शन। खिज्र खान के आदेश पे आमिर खुसरो ने अपनी रचना आशिका लिखा था। क्लियर। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग अपने सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और कोशिश करेंगे कि अगले सेशन में हम लोग थोड़ा सा लंबा लेकर के इस पूरी सीरीज़ को ख़त्म करने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद।